आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन। जीव किसको कहते हैं? जिसमें निरंतर वृद्धि और विकास हो, उसे जीव कहा जाता है। जनन शब्द का क्या मतलब है? अपने जैसे संतान को क्या करना? उत्पन्न करना। अपने जैसे संतान को क्या करना? उत्पन्न करना। क्या कहलाता है? जनन। ठीक। जीव किसको कहते हैं? जिसमें निरंतर वृद्धि और विकास हो। और जनन शब्द का मतलब क्या है? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। प्रायः जीवों में जनन दो प्रकार का। पहला, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? दो। अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब क्या है? अलैंगिक का मतलब होता है जनन का वह प्रकार जिसमें नर और मादा किसी एक से ही नया संतान क्या हो जाए, या कह सकते हो बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, नया संतान उत्पन्न हो जाए। अलैंगिक जनन का मतलब क्या है? कि नर और मादा किसी एक से ही नए संतान का क्या होना? उत्पत्ति हो जाना। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। ठीक। अलैंगिक जनन में याद रखना है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक। निषेचन कब होगा? जब निषेचन किसको कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन करते हैं। मतलब वहाँ नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक जनक से ही नया संतान बन जाता है। जनक का मतलब क्या है? जनक का मतलब होता है साधारण भाषा में माता पिता। जनक का मतलब माता पिता, जो जन्म देता है। ठीक। और जन्म के बाद जो नया संतान उत्पन्न होता है, नया शिशु बनता है, चाहे नया भ्रूण बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतति। क्या कहा जाता है? संतति। जनक का मतलब क्या है? जन्म देने वाला, माता पिता। तो अलैंगिक जनन में किसी एक जनक से ही नया संतान बन जाता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। नर और मादा आपस में मिलते हैं, फिर जाके नए संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक। तो अलैंगिक जनन के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या है? तो जनन का वह प्रकार जिसमें नर या मादा किसी एक से ही क्या हो, नया संतान बन जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा किसी एक से नया संतान क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग मुकुलन, पुनरुद्भवन, फिर कायिक परिवर्धन। एक एक करके सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले विखंडन क्या है? विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होना? टूटना। विखंडन शब्द का मतलब क्या है? टूटना। तो यहाँ विखंडन का मतलब क्या है? विखंडन कैसे जीवों में होता है? तो याद रखेंगे, प्रायः विखंडन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है। कहाँ होती है? एक कोशिकीय जीव मतलब जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलके बना हो, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? अब बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। तो याद रखेंगे, विखंडन की क्रिया प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होती है। विखंडन कहाँ होता है? एक कोशिकीय जीवों में। ठीक। अब देखिए, विखंडन दो प्रकार का। विखंडन भी कितने प्रकार का? दो। एक द्विखंडन, द्विखंडन, और एक बहुखंडन। बहुखंडन, एक द्विखंडन और एक बहुखंड। द्विखंडन नाम ही है, द्वि माने दो। जब का हो कोई जीव हो दो भागों में बढ़ जाए और दोनों ही क्या हो जाए? नए संतान के रूप में उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लीजिए द्विखंडन विधि में क्या होता है? कोई एक कोशिकीय जीव है,
अमीबा को ले लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इसके केंद्रक में विभाजन होता है, केंद्रक दो बराबर भागों में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होती है, ये दोनों ही केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब एक जीव से कितने जीव बने, दो। तो ये कौन सी विधि है, द्विखंड। वहीं बहुखंडन में क्या होगा, बहु मने अधिक, अधिक खंडों में क्या हो, शरीर टूट जाए तो उसको क्या कहेंगे, बहुखंडन। ठीक, इसमें क्या होता है, शरीर कोशिकाओं में ठीक विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात कोशिका दो से अधिक भागों में टूट जाती है। टूटेगी तो क्या होगा, जितने भाग में टूटेगी नए नए जीव का हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये द्विखंडन था और बहुखंडन था। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मुकुलन। क्या पढ़ना है, मुकुलन क्या है। ठीक, तो मुकुलन प्रायः ईस्ट और हाइड्रा में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, शरीर के विशेष भाग में समसूत्री विभाजन होता है। शरीर के किसी विशेष भाग में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होगा तो क्या होगा, मुकुल उत्पन्न होगा, एक उभार उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल। अब यह मुकुल धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, और विकसित होने के बाद एक नए संतान के रूप में उत्पन्न हो जाता है, और कुछ समय पश्चात अपने जनक से टूट के अलग हो जाता है। अलग होने के पश्चात एक नए पेड़ का निर्माण करता है, या एक नए जीव का निर्माण करता है। जैसे ये हाइड्रा हो गया। ठीक, अब इसके विशेष भाग में क्या हुई, समसूत्री विभाजन हुई। समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ उभार उत्पन्न हुआ। फिर यह उभार क्या होगा, धीरे धीरे विकसित होगा, धीरे धीरे विकसित होगा। विकसित होने के बाद क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये उभार क्या होगा, अपने जनक से अलग हो गया। अब यहाँ पे कितने जीव थे, एक, यहाँ कितने हो गए, दो। तो यह इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। ठीक, मुकुलन। अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। एक ये पूरा परिवार है, एक साथ सभी माता पिता सभी एक साथ रहते हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ, लड़के की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई। ठीक, लड़के की शादी होगी तो क्या होगी, बहू आएगी घर पे। बहू का मतलब क्या होता है जी, बहू का मतलब क्या है, हाँ? अरे जो कन्या देखे हो ना, वही बहू पूछ रहे। क्या बहू का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, बहू का मतलब अधिकार। कैसे बहू अधिकार होती है, मान लीजिए आपके घर में 5 आदमी, आपकी भैया की शादी हुई, तो जो बहू आएगी तो घर में आने के बाद 6 हो गया कि नहीं, 5 थी, एक आई तो कितनी हो गई, 6। तो वो अधिकार हुई कि नहीं, अधिकार हुई ना। इसका मतलब बहू क्या है, बहू का मतलब क्या हुआ, अधिकार। बहू का मतलब अधिकार। तो क्या थी पहले, देखिए घर था जिसमें माता पिता सभी बच्चे एक साथ रहते थे। लड़के की शादी हुई, लड़की की शादी होगी तो क्या होगा, बहू आएगी। अब बहू आई तो क्या हुआ, 2-4 दिन घर में बीता। ठीक, 2-4 दिन घर में बीता, तो मान लो कोई कह दिया कि तनी पानी लिया के दे दो, तो खिसिया गई कि हमसे क्या हुआ, बिया भले 4 दिन हुआ नहीं, हमसे पानी मांग रहा। तो अब जाके कहा कि अपनी पति से कही कि क्या हो रहा है, आपके घर वाले हमसे 5 दिन अभी शादी हुआ नहीं हुआ, और क्या कर रहे, अत्याचार शुरू कर दिए, पानी मांग रहा है। तो अब लड़के के मन में तनी सा क्या हुआ, मन मोटाव आ गया, मन मोटाव आ गया कि देखिए अभी हमारा बियाह भले 4 दिन नहीं हुआ, तब तक हमारे मेहरारू से लोग क्या कर रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। तो लड़के के मन में तनी सा मन मोटाव हो गया। अब लड़का चल गया कमाने, भाई जाना पड़ेगा कि नहीं कमाने। तो अब मान लीजिए घर वाले अब क्या किए, अब उससे खाना बनवाना शुरू कर दिए, भाई खाना बनाने के लिए आई हो, खाना बनाओ। तो जब खाना बनाना शुरू करवा दिए, तो अब वो फोन करके फिर कहने लगी कि अब पहले तो ठीक रहा, बस कामे करे के पड़त रहा, अब खानो बनावे के पड़ता। तो अब लड़के के मन में और मन मोटाव आ गया, देखा अभी 1 महीना भइल ना बिया भइल, अबे से खाना बनवाने लगे। फिर कुछ दिन बीता, मन मोटाव और बढ़ा। हुआ का कि अब कह रहे कि अरे अबले तो ठीके रहल,
अबले तो का रहल ठीके रहल, कामे करे के पड़त रहल, लेकिन अब का है, अब तो पीटतो बानसन, अब तो पीट। अब लड़के के मन में क्या हुआ, मन मुटाव बहुत अधिक बढ़ गया, मन मुटाव का हुआ बहुत अधिक बढ़ गया। अब लड़का होने से बैग उग लेके आया, अपने बाबूजी से क्या कर रहा, घर हमारे क्या करो बांटी दो, घर क्या करो बांटी दो। अब बताओ क्या हुआ, अब तक कितना घर था, अब कितना हो गया। ये मुकुलन का सबसे अच्छा क्या है परिभाषा, ये मुकुलन का क्या है सबसे अच्छा परिभाषा। आप भूलेंगे, भूलेंगे नहीं। आप भूलेंगे तो आप लोग YouTube पे जाके देखिए। आप देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना है पुनरुद्ध भवन। ये पुनरुद्ध भवन क्या है, इसमें क्या हो गया, कोई जीव है, ठीक, इसका शरीर क्या हुआ, कई हिस्सों में कट गया, कई हिस्सों में क्या हुआ कट गया। जितने हिस्सों में कटा, 1 2 3 4 5, हर हिस्सा क्या होगा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। हर जीव क्या होगा, हर कटा हुआ हिस्सा एक नए जीव के रूप में विकसित हो। जैसे आर्यव्रत है, कहाँ है आर्यव्रत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे कहाँ ला जा रहा है जी, इतना तो जो शादी के बाद नया कन्या आती है उन्हें ला जाती है, दबाओ इधर, आओ आओ, तुम ही आ जाओ, हाँ तुम ही आ जाओ, इधर आओ। देखिए, जैसे इनके में पुनरुद्ध भवन देखना है तो कैसे देखेंगे, मान लीजिए एक सीधे साधे आदमी, गटई यहाँ से काट दिए हम, गटई यहाँ से काट दिए, यहाँ से एक नया शनि, हई दोनों हाथ काट दिए तो दूगो और ही शनि, यहाँ से पैर काट दिए तो पैरों से दूगो शनि, मतलब अब तक कितना शनि था एक। अगर इसमें पुनरुद्ध भवन की क्रिया हुई तो एक शनि से कौ गो शनि, 6 गो, 6 गो 7 गो 8 गो, मतलब जो जगह से काटे हर जगह से क्या हो जाए एक नया शनि बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे पुनरुद्ध भवन, ठीक। पुनरुद्ध भवन उसको कहते हैं, ठीक है। तो पुनरुद्ध भवन की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है, प्लेनेरिया में, किसमें, प्लेनेरिया। आप देखे होंगे छिपकली, छिपकली में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, लेकिन विशेष किसी एक अंग के लिए होती है, उसमें पूरा शरीर का निर्माण नहीं होता। जैसे छिपकली देखे होंगे दीवार पे चढ़ रही है तो आप लोग डंडा से मारिए उसको, क्या हो जाएगा, पूंछ टूट के गिर जाता है, फिर वह पूंछ धीरे धीरे क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो उनमें भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, लेकिन पूरे शरीर का निर्माण उससे नहीं होता, बस केवल क्या होता है, किसी एक विशेष भाग अर्थात पूंछ का निर्माण होता है। उसमें क्या होगा, एक विशेष भाग केवल पूंछ का निर्माण होगा, ठीक। अब देखिए कायिक परिवर्धन क्या है, कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन किसको कहते हैं, तो कायिक परिवर्धन में क्या होता है, जड़ तना पत्ती किसी एक भाग से, जड़ से या तना से या पत्ती से क्या हो जाए, नए पौधे का निर्माण हो। पौधों के कायिक भाग, कायिक भाग कौन कौन से है, जड़ तना और पत्ती। जड़ तना पत्ती से क्या हो जाए, नए जीव का निर्माण हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, कायिक परिवर्धन। क्या कहेंगे, कायिक परिवर्धन किसको कहते हैं, जिसमें जड़ तना और पत्ती किसी एक भाग से क्या हो जाए, नया पौधा बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे, कायिक परिवर्धन। क्या कहेंगे, कायिक परिवर्धन। अब देखिए जड़ से पढ़ना है, जड़ से कैसे नए पौधे बनते हैं। तो सबसे पहले ये जड़ क्या है, इसको मूल भी कहा जाता है, इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो जड़ का मतलब, जड़ किसको कहेंगे, जड़ क्या है, मूल। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब होता है मुख्य भाग। क्या है, देखिए ये क्या करता है, जड़ पौधों को जल देता है, खनिज देता है तथा स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। किसी पेड़ का अगर जड़ क्या करिए, आप लोग काट दीजिए, पेड़ का क्या करिए, जड़ नीचे से काट दीजिए, क्या होगा, पेड़ अपने आप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, ठीक।
अब देखिए ये जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, तो जड़ें समानतः 3 प्रकार की। जड़ कितनी प्रकार की? 3। कौन कौन से? एक मूसला जड़, एक झगड़ा जड़ और एक अपस्थानिक जड़। कौन कौन से जड़? मूसला जड़, झगड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का क्या मतलब है? मूसला जड़ में क्या होता है? एक प्रारंभिक या प्राथमिक रूट होती है, जड़ होती है, उसमें बहुत सारे द्वितीयक जड़ों का क्या हुआ होता है? विकास होता है। एक जड़ क्या होगा? नीचे तक होगा और उसमें से बहुत सारे जड़ें क्या होंगे? निकले हुए होंगे। ठीक, तो ऐसे जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मूसला जड़। ठीक, अब झगड़ा जड़ में क्या होता है? कोई भी इसमें प्राथमिक जड़ नहीं होती, सारे जड़ें कैसे होती हैं? झुंड के रूप में। आप लोग देखे होंगे, गेहूं देखे हैं, तो गेहूं का जड़ क्या करेंगे? निकालेंगे, उखाड़ते हैं ऐसे, तो जड़ क्या होता है? झुंड में होता है। जैसे अभी धान रोपने का समय है ना, तो आप क्या करेंगे? धान रोपने जाते हैं तो देखेंगे जो महिलाएं उखाड़ती हैं धान, बिया उखाड़ती हैं, तो उसके नीचे क्या होता है? जो जड़ होता है वो झुंड में होता है कि नहीं? अगर नहीं विश्वास है तो आज जाएंगे पटीदार के खेते में, जो बिया नया नया पड़ा है, सगरी बिया क्या करेंगे? हम लोग उखाड़ देंगे और देखेंगे कि कौन सा जड़ है। अब पटीदार आएगा तो झगड़ा निश्चित है। आप देखिए, अब तीसरा अपस्थानिक जड़। हाँ, हमारा नाम मत लेना कि शिबू सर जी कहे थे कि क्या करना है, सगरी खेते में के बिया उखाड़ दिया, हम कह नहीं रहे। ठीक, आप देखिए, चलिए ठीक है। अपस्थानिक जड़ें क्या है? अपस्थानिक जड़ें क्या है? तो ऐसे जड़ें, अभी तक जितने जड़ पड़े थे वो जमीन के अंदर थे, भूमिगत जड़ थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे यह भूमिगत जड़ नहीं होता अपस्थानिक जड़, यह पौधों के तनों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बरगद का पेड़ देखे, वो झुलुआ झूलते थे, छोटे थे तुम लोग, तो बरगद के पेड़ में क्या होता है? जड़ जो निकला होता है उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। कौन सा जड़ है? कौन सा जड़ है? अपस्थानिक जड़। ठीक, तो जड़ कितने प्रकार के? मूसला जड़ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ऐसा जड़ जिसमें एक प्राथमिक या प्रारंभिक जड़ हो और उस प्राथमिक जड़ों से क्या हो? बहुत सारी द्वितीयक जड़ें निकलती हो। ठीक, इसके बाद झगड़ा जड़। तो झगड़ा जड़ में कोई प्रारंभिक जड़ नहीं होती, सारी कैसे जड़ें होती हैं? झुंड में जड़ी होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? और अपस्थानिक जड़ें किसको कहते हैं? ठीक, जो तनों से निकलता है। चलिए आज की क्लास में इतना बहुत है, अब हम लोग अगले क्लास में इसके बाद डिस्कस किया जाएगा।